तो आज है एएस लेवल इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 3। और अब हम जो आज टर्म पढ़ने लगे हैं वो है सेट्रस पेरिबस, जो कि ओ लेवल इकोनॉमिक्स के अंदर भी मौजूद है। ये जो एक टर्म है ये एक लैटिन टर्म है, और ये इस्तेमाल तब की जाती है जब इकोनॉमिक्स में कोई लॉ स्टेट किया जाता है और उस लॉ में कुछ एजम्पशंस ली जाती हैं कि, और उनको कहा जाता है कि ये चेंज नहीं होंगी। और उसी की मुनासबत से सेट्रस पैरिबस जो है इसका मतलब होता है, अगर हम देखें तो ये एक लैटिन फ्रेज है जैसे मैंने बताया आपको, और इसका मतलब होता है अदर फैक्टर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज या अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अच्छा, अब जैसे कि आपको भी पता है अच्छे से कि हम कहते हैं जैसे एक लॉ ऑफ डिमांड है जो कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। हमने पढ़ना है आगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम कहते हैं प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से लोगों के लिए वो प्रोडक्ट जो है वो शायद अब अफोर्डेबल नहीं है, तो लोग उसको बाय नहीं करेंगे। लेकिन ये लॉ भी स्टेट करते हुए कुछ चीजों को अज्यूम किया जाता है कि वो कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, चाहे रियल लाइफ में वो चेंज होते हों। लेकिन हम अपने लॉ को ट्रू साबित करने के लिए कुछ अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई ये फैक्टर्स हैं जो चेंज नहीं होंगे। तो हम उसके लिए सेट्रस पेरिबस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और वो लॉ का पार्ट भी होता है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल पहले एक दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर कि सेट्रस पेरिबस और इफ प्राइस राइजेस, इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट राइजेस, इट्स डिमांड, मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड की बात करें, इट्स डिमांड डिक्रीजेस। ये मैंने अभी बात बताई आप, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मैं अगर इस तरह लिख देता हूँ वाइस वर्सा, मतलब ये है कि अगर प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, ये मैंने एक लॉ लिखा है, और उसमें मैंने पहले जो है वो ये लिख दिया सेटलेस प्रॉब्लम्स कि अदर फैक्टर्स वोंट चेंज। अदर फैक्टर्स का मतलब है प्राइस के अलावा ना, क्योंकि प्राइस तो चेंज हो रही है। हमने अगर दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है तो हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एज्यूम करना पड़ता है कि बाकी फैक्टर्स अगर नहीं चेंज होंगे तो ये रिलेशनशिप बनेगा या ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा। अब मैं एक एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है 10 रुपए, ठीक है, और आपके पास इनकम, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से शो करते हैं, आपके पास 100 रुपए है। तो ऑब्वियसली आपने अगर इन सारे पैसे खर्च करने हैं, हम अजम्पशन ले रहे हैं, तो आप जो चीज 10 रुपए की है उसकी कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं? क्यों जी, कितनी कर सकते हैं? सर 10। 10। 10 रुपए की 10 चीजें लेंगे तो 100 रुपए पूरे हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है कि जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो 10 से 20 हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा अब, हम ये कहते हैं भी प्राइस बढ़ गई, महंगा हो गया, तो कंज्यूमर जो है वो अब 100 रुपया है उसके पास, तो वो उसकी क्वांटिटी कम करेगा, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? अगर 100 रुपये पूरे करते 5। हैं तो 5 आ गए। अब वो 20 रुपए की 5 चीजें ले सकता है, ये लेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इनकम को कांस्टेंट किया हुआ है, इनकम 100 ही है, ठीक है। और हमें ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है कि प्राइस और डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इनकम को भी चेंज करके आपको दिखाऊं, अगर हम चेंज कर दें और हम ये जम्पशन ना लें, लेट्स से प्राइस बढ़ी
10 से 20 गई तो इनकम भी 200 रुपया हो गई। अब मुझे बताएं कि प्राइस अगर 20 हो गई है तो क्वांटिटी कम होगी, 5 पे जाएगी? नहीं सर। नो सर। जी, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो स्टिल अफोर्ड कर सकता है 10 चीजें 20 की प्राइस पर, यानी कि वो 5 अब नई क्वांटिटी लेगा, वो 10 ही लेता रहेगा, क्योंकि उसके बाद 200 रुपये। इसका मतलब है इनकम के चेंज होने से वो जो रिलेशन हम बना रहे थे, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, वो तो यहाँ पर स्टैब्लिश ही नहीं हो रहा। प्राइस बढ़ रही है लेकिन डिमांड फिर भी कम नहीं हो रही। इसी तरह अगर इनकम जो है वो कम हो जाए तो तब भी जो है ना वो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हमारा नहीं होगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि जो प्राइस है वो 10 की जगह पर 5 हो गई, यहां पर ले लेता हूँ प्राइस 5 हो गई, तो अब अगर 100 रुपया हो, अगर 100 रुपया हो तो कंज्यूमर तो 20 चीजें ले लेगा, 20 ले लेगा, मतलब प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ रही है, वो रिलेशन बन रहा है। लेकिन अगर साथ में इनकम भी 100 से 50 हो जाए तो वो 5 रुपए की सिर्फ 10 ही चीजें खरीद सकता है, वो 20 नहीं खरीद सकता, 10। तो यहां पर भी क्या हुआ कि प्राइस तो कम हो गई लेकिन डिमांड में असर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसीलिए हम सेट्रस पेरिबस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि अदर फैक्टर्स वोंट चेंज, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। किस लिए? कि हम लॉ में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान, वो तभी ट्रू होगा जब बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। अभी यहां मैंने सिर्फ एक फैक्टर लिया है, इनकम, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, इसलिए यहां पर वर्ड अदर फैक्टर नहीं है। क्या है? अदर फैक्टर्स। कि इनके अलावा, प्राइस और डिमांड के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, तो फिर ये जो रिलेशनशिप है ये स्टैब्लिश हो जाएगा हमारा यहाँ। अच्छा, तो और मैंने वेरिएबल्स का वर्ड इस्तेमाल किया, तो ये बताता चलूं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए हैं ना, प्राइस और क्वांटिटी, एक प्राइस ली हुई है और क्वांटिटी, और उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया। तो वेरिएबल कहते हैं किसको हैं इकोनॉमिक्स में? वेरिएबल होता है एनीथिंग विच कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। एनीथिंग दैट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। तो प्राइस की वैल्यूज होती है ना, 10 20 5 हो रही है ना, क्वांटिटी की भी हो सकती है, डिमांड बढ़ गई कम हो गई, तो एक से ज्यादा वैल्यू नजर आ रही है। और नजर आ रहा है कि दूसरी चीज, वेरिएबल वो चीज होती है जो चेंज होता है। कोई भी चीज जो चेंज होती है वो वेरिएबल है। तो प्राइस और क्वांटिटी चूंकि यहाँ पर चेंज हो रहे हैं तो ये वेरिएबल है। ठीक है, और उन्हीं दोनों के दरमियान आप रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं ना, कोई भी डायग्राम बनाते हैं, तो आप उसमें जब कर्व ड्रॉ करते हैं तो कुछ कोई आइटम वाई एक्सिस पे लेते हैं, कोई आइटम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो उन दोनों आइटम्स को जो आप लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, उनको वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि आप उन दोनों में चेंज दिखा रहे हैं उस डायग्राम की मदद से, उस कर्व की मदद से, कि इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन नजर आ रहा है या नेगेटिव रिलेशन नजर आ रहा है जब भी वो चेंज होते हैं तो। अच्छा, तो ये तो हो गया हमें क्लियर, ये तो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आगे वही चीज मैंने लिखी हुई है। अच्छा, 1 मिनट, मैं इसको जरा रब कर देता हूँ, नीचे वाला। जी। अच्छा जी, तो while establishing a relationship between two economic concepts, certain factors are assumed to be constant. अब प्राइस भी एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। प्राइस का मतलब क्या होता है? और जो क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। तो हम वही आपको बताया कि रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए हम कहते हैं कि सर्टेन फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, और इसीलिए हम सेट्रिस पेरिबस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर टू शो नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, अदर फैक्टर्स सच एज इनकम आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये। तो इसमें इनकम जो है वो अदर फैक्टर्स में आ रहा है, उसको आप कांस्टेंट रखेंगे, तभी प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप
जो नेगेटिव रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश होगा। अच्छा, अब आगे हम आ गया जी। कोई सवाल तो आपका नहीं है क्यों इंतशाल अहमद? नो सर। नो सर। ऑल राइट। अच्छा, अभी जो टाइम पीरियड है ना, अब इसको बोलते तो टाइम पीरियड है, लेकिन आसानी के लिए कि मैं अगर लिख दूं ये टाइम पीरियड क्या चीज है, मतलब ये टाइम है जो हम देख रहे हैं, नहीं, ये है टाइम पीरियड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है, आउटपुट के साथ। अच्छा, अब टाइम पीरियड कई तरह का हो सकता है। प्रोडक्शन टाइम पीरियड, सबसे पहले शॉर्ट रन, ये टाइम पीरियड बोलते हैं। वन, उसमें क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है? वन फैक्टर इज वेरिएबल और वन और अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। यानी कि उसमें ये कौन से फैक्टर्स की बात हो रही है? ये वही जो फैक्टर्स प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर वेरिएबल होना जरूरी है, और उसके अलावा एक और फैक्टर या तो वेरिएबल हो, या फिर उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड हो। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। वेरिएबल कह रहा हूँ, एक फैक्टर वेरिएबल हो और कम से कम एक फैक्टर फिक्स जरूर हो, या बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड हो। मतलब कहने का ये कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लैंड और लेबर, फिर मैं कैपिटल ले लेता हूँ और एंटरप्राइज, ठीक है जी। अब फैक्टर्स है ना, फैक्टर तो प्रोडक्शन में पता है। लैंड है फर्ज किया, ये मैं एकड़ में ले लेता हूँ, तो लैंड आपके पास 100 है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं साथ में क्वांटिटी भी लेता हूँ या आउटपुट ले लेता हूँ। अच्छा, आपने क्वांटिटी बनाई, फर्ज किया 10 चीजें बनाई। कैपिटल जो है वो आपके पास लेट से कितना कर लें, 500 है। और एंटरप्राइज चले हम इसको भी कंसिडर नहीं करते, ये भी वैसे साथ ही शामिल ही होता है। और अगर एंटरप्राइज का मतलब यही है ना कि जो नंबर ऑफ ओनर्स है वो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जरा एग्जाम्पल को हम छोटा ही कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। अब लेबर जो है वो आपकी लेट से 200 है। अब क्या किया आपने कि आउटपुट आपकी 10 से 20 हो गई, लैंड 100 ही रही, आउटपुट आपकी 300 हो गई, और कैपिटल भी आपका 500 ही था। तो अब यहाँ क्या हुआ है, आउटपुट में इजाफा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल है, वो है लेबर। बाकी जो दो फैक्टर्स हैं, या अगर तीनों को भी ले लें, उनमें कोई चेंज नहीं आया। तो हम इसको, इस टाइम पीरियड को शॉर्ट रन बोले। पर आप इसमें प्रोडक्शन में इजाफा तो हो सकता है इस तरह से, लेकिन एक हद तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। इसलिए मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड इंक्रीज इन प्रोडक्शन पॉसिबल। और उसकी एग्जांपल ऐसे है कि लेट से ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब इसमें मशीन भी है, इसमें लैंड भी इस्तेमाल हुआ है, एंटरप्राइज भी है, और लेबर भी है। अब लेबर जो है वो इतने हिस्से में काम कर रही है, यहाँ पर लेबर काम कर रही है और प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है जी। और अब आपने लेबर का इस्तेमाल बढ़ाया, तो इतना हिस्सा इस्तेमाल हो गया, ये भी हो गया फैक्ट्री का हिस्सा इस्तेमाल। बाकी आपके पास बताया, इस फैक्ट्री के अंदर कैपिटल भी पड़ा हुआ है, लैंड तो पहले ही इस्तेमाल हुआ हुआ है, और आप लेबर जो है उसको बढ़ा रहे हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ गई। एक दो, अब इसकी जो टोटल कैपेसिटी है ना फैक्ट्री की, वो है लेट से 20 यूनिट्स, ये बना सकते हैं फैक्ट्री। अच्छा, और मशीन जो है वो भी ऑब्वियसली उतनी ही आएंगी फैक्ट्री के अंदर। अब ये अभी कितनी चीजें बन गई, अभी जो जो लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं लेट से, हम ना अभी लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो अभी लेट से 10 यूनिट्स बन गए हैं इतनी लेबर से। फिर आपने और लेबर इस्तेमाल की, तो आपने ये वाला हिस्सा भी ऑक्यूपाई कर लिया, ये आप लेबर का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो आपने
आप पहुंच गए 20 यूनिट्स पे, यानी कि अब फैक्ट्री 20 यूनिट्स बना रही है, प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है। और इसको शॉर्ट रन बोलेंगे क्योंकि फैक्ट्री वहीं की वहीं है, कैपिटल मशीन्स इक्विपमेंट वहीं की वहीं है, और आपका लैंड वहीं का वहीं है, सिर्फ इजाफा कर रहे हैं आप लेबर में। अच्छा, अब आप कहते हैं यार 20 यूनिट्स हैं, हमने 30 यूनिट्स है, आप 20 से 30 यूनिट्स पे जाना चाह रहे हैं, तो आपने कहा अच्छा और लेबर रखते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं। अब मेरा सवाल है कि इज इट पॉसिबल, क्या हम अब 20 यूनिट्स पे पहुंच गए हैं, लेबर इस्तेमाल हमने की है और 20 पे पहुंचे हैं जीरो से, अब हम 30 पे जाना चाहते हैं, तो कैन वी हायर मोर लेबर टू इंक्रीज आउटपुट टू 30 यूनिट्स? नो सर, क्यों नो जी सर। अहमद? क्योंकि लैंड ही नहीं है इतना और नहीं, कैपिटल भी नहीं है। क्यों इंतशाल? सर क्योंकि अब क्या कहते हैं, आपको और कैपिटल चाहिए होगा और ज्यादा लैंड चाहिए होगी, उस पे आप फैक्ट्री बनाए और फिर। ऑल राइट, यानी कि आपने अगर 30 यूनिट्स पे कैसे जाएंगे, अगर आपने नए वर्कर रखे लेट से, तो उनको रखेंगे कहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी सारी स्पेस ऑक्यूपाई हो गई हुई है, मशीन जो है वो ऑलरेडी इन यूज हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कर्स, मशीन्स आर ऑलरेडी इन यूज, ना कोई मशीन खाली है, ना लैंड आपके पास और है, ना आपके पास जो है वो फैक्ट्री में और जगह है। तो इसका मतलब है शॉर्ट रन में आप एक हद तक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और वो बहुत लिमिटेड हद तक हो सकता है, उसके बाद मजीद प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप 30 यूनिट्स पे जाना चाहते हैं, तो भाई आपको एक अलहदा बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग आपको लेनी पड़ेगी प्रोडक्शन करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब अलहदा बिल्डिंग लेंगे तो लैंड भी लगा, लैंड भी बढ़ गया, फिर आप उसके लिए मशीन भी लेंगे, कैपिटल भी बढ़ गया, फिर आप उसके लिए अब लेबर का इस्तेमाल करेंगे तो लेबर यहाँ पर एम्प्लॉय होना शुरू हो जाएगी, और एंटरप्राइज यानी कि आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अब वो भी बढ़ गई है, रिस्क भी बढ़ गया है, जारी बात है एक्सपैंड जो कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है वो भी अब ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपको अब ज्यादा रिसोर्सेज को मैनेज करना है। तो ये जो आप एक और फैक्ट्री ले रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं, ये आप ट्रांजिशन हो रही है आपकी शॉर्ट रन से लॉन्ग रन। आप पहले शॉर्ट रन में थे यहाँ पर, लेकिन जैसे ही आपने अपने बाकी फैक्टर्स को भी वेरिएबल कर दिया, अभी सिर्फ लेबर थी, तो आप यहां से शॉर्ट से लॉन्ग रन में चले गए, और लॉन्ग रन में आप प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी हम नीचे देख लेते हैं। जी, अच्छा अब देखिए आगे, ये लॉन्ग रन, इसमें क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, राइट, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो इसमें आप प्रोडक्शन को, इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज लेके आ सकते हैं, जारी बात है, क्योंकि सारा कुछ आपका वेरिएबल हो जाएगा, जो मैंने एग्जांपल दी, इसको बोलते हैं लॉन्ग रन, जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं, मतलब आप उनको चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट रन में आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल नहीं कर सकते, तो मैंने एग्जांपल दिया कि एक वेरिएबल आपने किया हुआ, बाकी नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा भी वेरिएबल कर देंगे, लेकिन कम से कम एक फिर भी फिक्स्ड है, तो तब भी आपका वो शॉर्ट रन ही रहेगा। अच्छा, इसी तरह आपके पास एक और टाइम पीरियड आता है, वेरी लॉन्ग रन। अब इसमें क्या है कि मैंने लिखा हुआ है ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इंक्लूडिंग द फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, यानी कि ये फैक्टर्स भी प्रोडक्शन में प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अभी तक जो फैक्टरी फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, वो ओनर के कंट्रोल में थे, मतलब लैंड ज्यादा लेना चाहता है तो ले सकता है, कम करना चाहता है कम कर दे, इसी तरह लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लेकिन अब जो फैक्टर्स हैं, ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर ये भी वेरिएबल होंगे तो हम वेरी लॉन्ग रन में होंगे। और उसमें कौन से फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, एक है टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी पे आपका कंट्रोल हो सकता है?
गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल्स में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपके जो नए स्मार्ट टीवीज आ रहे हैं उनमें नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो क्या आप इस टेक्नोलॉजी को रोक सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो इसका मतलब है वेरी लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, यानी कि ऑब्वियसली वो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करती है। टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम सेविंग होती है, कॉस्ट सेविंग होती है, और आप प्रोडक्शन उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह से कस्टम्स, कस्टम मतलब लोगों का जो क्या कहते हैं बाइंग पैटर्न है, वो कि किस बेसिस पे लोग जो है वो चीजें खरीदते हैं, और आप उसी हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं। तो लोगों के अगर कस्टम्स चेंज हो रहे हैं, हम वी बाय मेनी आइटम आउट ऑफ कस्टम। ईद आ रही है तो हम अपने कपड़े जूते वगैरह ले रहे हैं, जुमा है तो हम शलवार कमीज पहन रहे होते हैं, तो उसके हम लोग खरीदते हैं तो पहनते हैं ना। तो अब ये कस्टम भी आप किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है कि वो कस्टम्स को चेंज कर दे। ठीक है, तो ये भी वेरिएबल होते हैं, मतलब वेरी लॉन्ग रन में कस्टम्स भी चेंज हो रहे होते हैं, और उसके हिसाब से वो आपकी प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट करते हैं। अच्छा, और उसके बाद थर्ड जो हमें चीज नजर आ रही है वो है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या चेंज हो रही है? मतलब गवर्नमेंट नहीं, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज, और उसमें लॉज वगैरह जो है वो चेंज हो रहे हैं। कभी गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा रही है, कभी कम लगा रही है, कभी कुछ सर्टन ऑर्डर पास कर रहे हैं कि आप ये प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, या ये इस हद तक कर सकते हैं। तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये भी आपकी प्रोडक्शन पे को अफेक्ट करती है। तो वेरी लॉन्ग रन के अंदर, मतलब अगर मैं बात करूं, वैसे तो हम टाइम पीरियड नहीं बता सकते कि वो कितने महीनों का होता है या सालों का होगा, हम ये नहीं बता सकते। मतलब ये कहना कि शॉर्ट रन 6 महीने का होता है और लॉन्ग रन जो है वो 2 साल का होता है, वेरी लॉन्ग रन 10 साल का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि हमें हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक से पहचानना है कि ये शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, या वेरी लॉन्ग रन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दो बिजनेसेस हैं, तो जैसे मैं एक, लेट से, कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और एक तरफ है आपका एक ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर है। अब ये भी जारी बात है, चलो सर्विसेज तो दे ही रहे हैं। अब कार मैन्युफैक्चरिंग शॉर्ट रन में काम कर रही है, और उसमें एक फैक्टर आपका वेरिएबल अगर है और बाकी कांस्टेंट है, ग्रोसरी स्टोर में भी आप वर्कर ज्यादा यूज कर रहे हैं अगर। अब ग्रोसरी स्टोर में अगर शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जाना है, तो उनके लिए कोई इतना मसला नहीं है, उन्होंने एक और दुकान किराए पे लेनी है, सामान डालना है, और काम शुरू, और वर्कर रख लिए, काम शुरू हो गया। ठीक है, तो ग्रोसरी स्टोर ने अगर अपना स्केल बढ़ाना है, तो वो शायद 2 दिन में कर ले। एक और दुकान लेकर, करना कुछ भी नहीं ना, सामान लेके इस दुकान पे रखा, एक नई दुकान पे, या साथ वाली कोई दुकान ली, जो भी है किराए पे। लेकिन अगर कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वहां पर आपने एक फैक्ट्री लेनी है, चाहे वो किराए पे ही हो, फिर आपने इक्विपमेंट बाय करनी है, फिर लेबर आपने रखनी है, उसको ट्रेन करना है। तो इनका तो शॉर्ट रन चलो 2 दिन का है, इनका जो शॉर्ट रन है वो शायद 6 महीने का हो, क्योंकि लॉन्ग रन में ये जा नहीं पा रहे ना 6 महीने के अंदर। लॉन्ग रन में तो तब जाएंगे जब सारे फैक्टर्स को वेरिएबल करके प्रोडक्शन कर पाएंगे। और अगर आपने फैक्ट्री भी, तो 6 महीने का भी हो सकता है, ये साल का भी हो सकता है। इसका मतलब है शॉर्ट रन जो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस कितनी जल्दी अपने फैक्टर्स को वेरिएबल कर सकता है। इसलिए हम टाइम पीरियड नहीं बताते शॉर्ट रन के अंदर या लॉन्ग रन के अंदर, हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर जज करते हैं कि ये शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है। और इसी तरह वेरी लॉन्ग रन, ऑब्वियसली आपको पता है, हर रोज तो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, हर रोज तो कस्टम चेंज नहीं होता, हर रोज तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज नहीं होती। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। हम टाइम नहीं यहाँ पर भी बताएंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये एक काफी लंबा अरसा होता है जिसमें जाके ये चीजें चेंज हो रही होती। मतलब अगर सेल फोन भी कहें, तो सेल फोन में भी अब, सेल फोन में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज होती है, लेकिन उसमें ये थोड़ी है कि हर हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 6 महीने बाद आप टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है।
या लोगों की कस्टम्स चेंज हो रही है या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, नहीं होता। ठीक है। तो वेरी लॉन्ग रन में जो फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल में है वो तो वेरिएबल होते ही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। वो फैक्टर्स भी जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते और लेकिन जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो भी आपके वेरिएबल हो जाते हैं। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। पेपर में सवाल आए तो आप कर लें। क्यों जी, कुछ सवाल है आपका? है? नो सर। नहीं सर। नहीं है? अच्छा जी, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे आगे हमारे पास अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो आपसे वाकिफ ही हैं, अभी हमने बात की है। वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। लैंड है, उसको नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। और लैंड में क्या कुछ आता है? क्यों जी, लैंड में क्या आता है जी? अच्छा, कोल आता है। और अच्छा ठीक है। सर सर आयरन। लैंड माइन, क्या है? लैंड माइंस वगैरह जैसे गोल्ड की माइंस माइंस, होती है। अच्छा। माइंस तो चलो ठीक है, चलें मान लेते हैं माइंस को भी। क्यों जी अहमद, क्या है और? सर फॉरेस्ट। हैं जी? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वुड वगैरह, की। चलें ठीक है। जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं वो इसमें आ जाते हैं। सी और फॉरेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये आपको पता है। और लेबर, उसको ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। और लेबर क्या होती है जी? क्यों जी, क्या है लेबर? सर वर्कर्स मैनेजर्स। हैं जी? वर्कर्स और जो मैनेजर्स। वर्कर्स जो वर्कर्स एफर्ट करते हैं चीज जी, बनाने के लिए उसको ओके। कहेंगे। वर्कर्स एफर्ट करते हैं, वर्कर्स नहीं होते। लेबर वर्कर नहीं होते। जब वर्कर्स बोल रहे हैं तो वो लेबरर्स होते हैं। तो लेबर वो एफर्ट है जो कि वर्कर्स पुट अप करते हैं। जैसे मैं अभी लेबर हूं ना, माना कि मेरी फिजिकल एफर्ट तो नहीं लग रही, मैं बैठा हूँ एक जगह पे, लेकिन मेंटल एफर्ट लग रही है, तो लेबर है। चाहे फिजिकल एफर्ट हो या मेंटल एफर्ट हो, दैट इज पार्ट ऑफ लेबर। लेकिन वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होनी चाहिए, ये जरूरी है। आप मोबाइल पे बैठ के गेम खेल रहे हो या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, मेंटल एफर्ट तो वहां भी लग रही है आपकी, लेकिन वो लेबर नहीं है। क्यों बोला? एफर्ट तो वहां भी हो रही है, तो लेबर क्यों नहीं है? सर ये पैसे नहीं बना रहे। हाँ सर जी। क्योंकि कुछ बन नहीं रहा उससे, जी, कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो मोबाइल रही। से, मोबाइल पे आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, एफर्ट लग रही है लेकिन प्रोड्यूस कुछ नहीं हो रहा। तो वो वाली ह्यूमन एफर्ट जिससे कुछ प्रोडक्शन हो, जो प्रोडक्शन में हेल्प करे, सिर्फ उसी को लेबर बोलेंगे। तो अभी माई मेंटल एफर्ट इज हेल्पिंग टू प्रोड्यूस सर्विसेज ऑफ अ टीचर। तो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, लेबर है, ठीक हो गया। कैपिटल मैन मेड रिसोर्स है। कैपिटल एक मैन मेड रिसोर्स है, इंसान ने जो बनाया। लेकिन इंसान ने तो बड़ा कुछ बनाया है। इंसान ने तो घर भी बनाया है, इंसान ने तो गाड़ी भी बनाई है। लेकिन वही बात कि कौन सा मैन मेड आइटम जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। तो गाड़ी आपकी कैपिटल नहीं होगी जब तक कि उस गाड़ी से प्रोडक्शन में हेल्प ना मिले। आप इफ यू आर यूजिंग अ व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और यू आर टेकिंग अ पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू आर गिविंग टैक्सी सर्विस, तो फिर वो व्हीकल पार्ट ऑफ कैपिटल होगी। आपका घर है तो घर मैनमेड होगा, प्रोडक्शन थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल नहीं है। हाँ, फैक्ट्री होगी तो उसमें प्रोडक्शन होगी, वो कैपिटल होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सवाल है मेरा एक और कि कैपिटल जो भी मैनमेड आइटम है जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही है, तो अब मेरा सवाल है कि जो मनी है, फाइनेंस, वो मैन मेड है और वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता तो है। हाँ, आपके पास घर में पैसे पड़े हुए हैं, आप उससे कोई भी लॉलीपॉप, आइसक्रीम वगैरह ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो नहीं होगा। लेकिन वो पैसा जो ओनर लगाता है बिजनेस में, तो क्या वो कैपिटल का पार्ट नहीं होना चाहिए? होगा सर। होगा। नहीं सर वो रॉ मटेरियल्स बाय करने के लिए इस्तेमाल होगा। अहमद, क्या कह रहे हो? वो रॉ मटेरियल्स बाय करने के लिए इस्तेमाल होगा। सही। तो जो मनी है वो भी कैपिटल का पार्ट होगा, जो कि आंसर सर नहीं। बिल्कुल गलत नहीं है। होगा। आप तीनों का ही आंसर गलत है असल में, इसलिए मैंने बात की है इसके ऊपर, और पेपर में सवाल भी आता है इसलिए। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में या
जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं मनी इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल, उसका रीजन देते हैं। वो कहते हैं कैपिटल वो वाला मैन मेड रिसोर्स होता है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इस्तेमाल होता है। तो आप पैसे को इस्तेमाल करके वो चीजें बाय करते हैं जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं। आपने पैसे से व्हीकल खरीदी और व्हीकल से सर्विसेज दी। आपने पैसे से फैक्ट्री खरीदी और फैक्ट्री में प्रोडक्शन की। आपने मनी से मशीनरी खरीदी और मशीनरी से प्रोडक्शन की। तो चूंकि मनी डायरेक्टली किसी भी तरह से प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो पार्ट ऑफ कैपिटल नहीं है। वो कोई चीज गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर सकता टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। मैंने ना एक मूवी देखी थी, तो उसमें ना एक छोटा सा प्लेन होता है, वो क्रैश हो जाता है, उसमें दो लड़के और एक लड़की होती है। अब वो एक जगह पे क्रैश होता है वो, लेकिन ये कि उसमें वो लड़की सरवाइव कर जाती है। और एक बैग होता है, वो वहां से एरोप्लेन पे से निकाल लेती है और बाहर आ जाती है किसी तरह से। और वो जब बैग खोलती है तो देखती है उसमें पैसे ही पैसे होते हैं। तो वो बहुत खुश होती है पैसे देखकर। तो और फिर इर्द गिर्द देखती है तो उसे नजर आता है कि वो बिल्कुल शी इज इन द मिडल ऑफ द जंगल। और बहरहाल वो पैसे देखकर खुश होती है, वो दोनों बैग्स में। अच्छा, फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो रात होना शुरू होती है, तो अब वो जंगल में ही होती है तो उसको समझ नहीं आती क्या करना है। फिर ठंड होना शुरू हो जाती है। अब उसे भूख भी लग रही होती है, उसको सर्दी भी लग रही होती है। इसका मतलब है देर आर सर्टन नीड्स विच आर देयर, लेकिन कोई चीज नहीं है जिससे उसको सेटिस्फाई किया जा सके। तो वो जो पैसे होते हैं उसके पास पड़े हुए बैग भर के, वो क्या करती है, वो उनको खोलती है और उनको किसी तरह से आग लगाती है। क्यों आग लगाती है? ताकि सर्दी से बच सके। तो वो यानी कि पैसे तो परचेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसको वहां हीट चाहिए थी, और वो पैसे तो उस तरह से हीट आपको, और वो जल्दी से क्या कहते हैं, वो आग बुझ गई, या वो चूंकि वो फॉरेस्ट था, बारिश भी हो रही थी, जो भी है, तो वहां पर यानी कि पैसे जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए ही नहीं गए, उसको तो आग लगाने के लिए इस्तेमाल किए। तो इसीलिए आप प्रोडक्शन में आग लगाने के लिए तो पैसे इस्तेमाल नहीं करते ना। तो इसका मतलब है अगर आप पैसों को आग नहीं लगा रहे, तो पैसे डायरेक्टली आपके, डायरेक्टली बात कर रहा हूं, डायरेक्टली आपकी किसी नीड और वांट को पूरा नहीं करते, उसको भी आगे लगाने पड़ गई आखिर में। तो इसीलिए आपने याद रखना है इकोनॉमिक्स में मनी या फाइनेंस पार्ट ऑफ कैपिटल नहीं होता। अच्छा, और लास्ट चीज जो हमारे पास है वो आ गई एंटरप्राइज, राइट राहुल? और एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड ऑर्गेनाइज द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स। ये आपको पता ही है, जो एंटरप्राइज की एबिलिटी होती है वो ओनर के पास होती है, ऑन्टरप्रेन्योर के पास। वो रिस्क लेता है और सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज मतलब कितना लैंड, कितना लेबर, कितना कैपिटल इस्तेमाल करना है, लेबर ज्यादा इस्तेमाल करनी है या कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह। तो वो आपको इसके बारे में तो वैसे पहले पता ही है। तो वी आर डन विद दिस। और आगे फिजिकल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल को अगर हम देखें, चलें इसको हम अभी आज नहीं देखते, तो कल की क्लास में रख लेते हैं आज। अच्छा, वैसे हमारे पास टाइम है अभी। ओके, देख लेते हैं इसको जी। फिजिकल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास ये फिजिकल कैपिटल है जहां पर गाड़ियां बन रही हैं, मतलब एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हो रही है, मशीन्स आर इंस्टॉल्ड एंड दे आर हेल्पिंग इन मैन्युफैक्चरिंग कार्स। दिस इज फिजिकल कैपिटल। अच्छा, फिर हमारे पास एक तरफ लेबर है। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल भी क्या है? लेबर खाली नहीं है, ह्यूमन कैपिटल है आपके जो वर्कर्स हैं, दे हैव सम स्पेशल एबिलिटीज। मतलब ह्यूमन कैपिटल ऑब्वियसली लेबर से आता है, लेकिन हम उसको ह्यूमन कैपिटल क्यों बोल रहे हैं? हम ये उसमें देखें क्या है, आपकी लेबर है, उसका वर्क एक्सपीरियंस आपके जो बाकी बिजनेसेस में वर्कर्स काम करते हैं उनसे बहुत ज्यादा है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत बहुत ग्रूम्ड है, प्लीजिंग है। तो दे फाइंड इट इजियर टू entertain customers. Let's say if you are in a service business and you deal clients or customers in a restaurant, तो आपकी पर्सनैलिटी अगर प्लीजिंग है और ग्रूम्ड है, तो ऑब्वियसली आप वर्कर्स को ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं, बाकी रेस्टोरेंट वाले उस तरह से नहीं कर पा रहे। अच्छा, और ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं रिसेंटली
वो नारायण का गान गया था, तो वहां पर हम एक होटल में रुके, वो बड़ा होटल था। वहां पे ज्यादा ओवरऑल जो बिल्कुल नया बना हुआ था, और एक लग्जरियस लुक भी आती थी। लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन सर्विस पुअर थी। और उनका स्टाफ उतना पोलाइट नहीं था, थोड़ा सा आर्गू करता था, और साथ में जो उनको कहा जाता था सर्विस देने के लिए उसको डिले करते थे। लेकिन जगह नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरी, और लोकेशन भी जबरदस्त, रश भी नहीं। लेकिन हमने आफ्टर 2 days वी मूव फ्रॉम देयर टू अनदर प्लेस जो कि उससे छोटी थी, और पैसे उतने ही थे। लेकिन क्यों गए? वहां का स्टाफ बहुत हम्बल पोलाइट, और आपको रात को फर्ज किया कोई चीज चाहिए आपको, तो फौरी तौर पर वो आपको प्रोवाइड करके देते थे। तो इसका मतलब है कि वो जो दूसरे वाला होटल था, वहां पर आप जो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ज्यादा अच्छा था, या उनकी जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है वो ज्यादा अच्छी हुई हुई थी। तो ये एक बिजनेस का एसेट होता है, और इसकी बेसिस पे आप अपने क्लाइंट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं, और इसी को हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी, फिर लॉयल्टी टू द कंपनी, कि वो आपको छोड़ के नहीं जाते। बाकी बिजनेसेस में बार बार वर्कर्स छोड़ के जा रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, फिर उनको आप ट्रेन कर रहे हैं, पता नहीं ट्रेनिंग मिलती है या नहीं मिलती। और आपको पता है, वंस गुड वर्कर्स लीव, तो यू माइट नॉट गेट द सेम वर्कर्स हैविंग द सेम एबिलिटी, वो आपको नहीं मिलते। इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, बहरहाल इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का है नहीं। इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं, ठीक है, कि इंटेलिजेंस मतलब ये कि दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेरी क्विकली, और वो उसके हिसाब से फिर रिएक्ट करते हैं। कि अगर देर इज अ कस्टमर हु इज अनॉयड विद द सर्विस, तो चाहे उसमें गलती कस्टमर की है, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर आप भी आर्गू करना शुरू कर देंगे, तो इट विल हर्ट योर रेपुटेशन। तो आप कस्टमर को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, यू डू नॉट बिकम हाइपर एज एन एम्प्लॉय, और बाद में जाकर उसको बताते हैं कि सर मिस्टेक वाज ऑन योर पार्ट। उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट पे कुछ नहीं कहते। तो ये जो है, दैट ऑब्वियसली वुड लीव अ गुड इम्प्रेशन। और कस्टमर कहेगा नहीं यार, गलती भी मेरी थी, गुस्सा भी मैं कर रहा था, फिर भी उन्होंने कोई ऐसा रूड बिहेवियर नहीं दिया, तो वो कस्टमर बार बार आएगा आपके पास। अच्छा, फिर हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉय बीमार हो रहे हैं तो छुट्टियां कर रहे हैं ना। और अगर छुट्टियां नहीं भी कर रहे, तो दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द सर्विस विद जेस्ट एंड जील, या विद फुल ऑफ एनर्जी, नहीं कर पा रहे। फिर हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स और भी और तरह की, तो ये सब आपके एम्प्लॉयज के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स अगर हैं, तो हम कहेंगे आपका आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, बिकॉज इट एक्चुअली मेक्स यू डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बिजनेसेस। तो इसलिए मैंने ये लेबर में कवर नहीं किया। अच्छा, तो ये ह्यूमन कैपिटल, एक और भी टर्म हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको कहा, अगर ये फाइनेंस बात बोल देते हैं इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल बात कैपिटल भी बोल देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये फाइनेंस से रिलेटेड है, और ये डायरेक्ट प्रोडक्शन में इसको कंसिडर नहीं किया जाता। इसको ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फाइनेंशियल कैपिटल का नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर जनरल जब हम कैपिटल बोलते हैं, तो उसमें ये नहीं कंसिडर किया जाता। अच्छा, और इकोनॉमिक्स में चूंकि बिजनेस की बात करूं, तो उसमें ये आता है, इकोनॉमिक्स में ये नहीं आता। अच्छा,